हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और साथ में आप लोग को पता भी चल जाएगा कि किस पैटर्न का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 9 का बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग इस मॉडल सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, तो देखिए एसआई मात्रक समान किन का होता है, तो चाल और वेग का। ठीक है, दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, देखिए यहाँ जब दिशा बोल देता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब निश्चित दिशा होता है तो उसको हम लोग वेग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर है, और चाल जो है वो अदिश है। ठीक है, चाल और वेग में अंतर भी आप लोग पढ़े होंगे। वेग जो है सदिश है और चाल अदिश है, तो यहाँ निश्चित दिशा का बात कर दिया। ठीक है, तो दिशा के साथ किस में होता है, वेग में। ठीक है, अगर यहाँ दिशा का बात नहीं होता तो चाल होता, और ऊपर से इसमें थोड़ा सा और कुछ लिखना चाहिए था, जैसे कि तय की गई दूरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एकांक समय में तय की गई दूरी लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो अभी हम बताएं वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। ठीक है, तय की गई दूरी को, तो दूरी मापने वाला जो यंत्र होता है गाड़ी में उसको क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। और 1 मीटर होता है जो स्पीड बताता है कि गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखिक संवेग क्या होगा। ठीक है, संवेग इक्वल टू आप लोग जानते हैं, संवेग यानी पी, मोमेंटम इक्वल टू होता है एम इंटू भी, ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जो एम है उसको दोगुना कर दें यानी 2m, और वेग जो है उसको आधा कर दें, यानी भी को अगर हम लोग आधा कर दें तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, एम भी। ठीक है, तो देखिए पहले भी एम भी था और जो नया आया दूसरा संवेग वो भी एम भी आया, यानी दोनों सेम आया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा कि वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 हो तो यहाँ जड़त्व पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ जितना भारी होता है, जितना वजन होता है, उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा भारी है बी, तो इसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बी वाला जो है, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ठीक है, अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम। देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है, जो चीज़ जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, रुका है तो रुका रहना चाहता है, यही तो है जड़त्व का नियम, उसी को जड़त्व कहते हैं एक तरह से। तो ये गति का कौन सा नियम है, पहला नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फ्रेंड्स, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 केजी द्रव्यमान की किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर होगा। ठीक है, एक 60 केजी का द्रव्यमान का मनुष्य है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो भार अभी यहाँ जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, भार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग को यहाँ पे पृथ्वी पर भार निकालना पड़ेगा, तो भार इक्वल टू क्या होता है, वेट जिसको बोलते हैं, W इक्वल टू mg होता है। ठीक है, तो m यहाँ पे है 60 kg और गुना g है 10, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में 10 लेना है, यानी कि 600। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है इसका पृथ्वी पर भार है 600 न्यूटन। ठीक है, भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, याद रखिएगा। तो अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका क्या होगा वेट, तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 हो जाता है, यानी कि जो नया वेट आएगा वो क्या आएगा, 600 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी उसका 1/6 करेंगे। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 100, यानी यहाँ पे भार कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है सी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी
कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी मतलब डी को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। अगर हम लोग डी को आधा करें यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग d/2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी का दूरी का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ दूरी आधा हो गया और उसका स्क्वायर करेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जी एम एम बाय एम एम तो रहेगा ही, और बाय में यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर और बाय में 4, और जब ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा, ये जो d²/4 है ये वाला ये पलट जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी एम एम और बाय में d² रहेगा और जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ गुन्ना में 4 आ जाएगा मतलब 4 आगे आ गया। अब देखिए ये तो g/d² वही रहा, सिर्फ 4 टाइम्स बढ़ गया है ना, मतलब 4 गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है ए वाला 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो देखिए ध्वनि सभी माध्यम से गमन करती है, ठोस से भी, तरल से भी, गैस से भी, यानी कि यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन में है वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण। तो देखिए ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, आप लोग याद भी रख सकते हैं, देखिए ध्वनि में ध आता है, यहाँ अनुदैर्ध्य में भी ध लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रकाश में प्र रहता है और यहाँ अनुप्रस्थ में भी प्र लिखा हुआ है, यानी कि जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य कितना से कितना तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना, इतना होता है, और इस 20,000 हर्ट्ज को ही 20 किलो हर्ट्ज बोला जाता है। तो निम्न सीमा कितना है 20 हर्ट्ज और ऊपरी 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 20 किलो हर्ट्ज है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो देखिए दो चीज़ अगर अपने आप मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में बर्फ का गलनांक कितना होता है। ठीक है, तो देखिए बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ऑप्शन में तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो और लेकिन यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो केल्विन में जब हम लोग चेंज करते हैं सेल्सियस को तो 273 जोड़ देते हैं, 0 में 273 जोड़ेंगे तो 273 केल्विन ही रहेगा, लेकिन 273 भी नहीं दिया है, 0.16 भी है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें सिर्फ 273 लेते हैं, लेकिन रियल वैल्यू जो है 273.16 होता है। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स निम्न में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग दबा के बहुत ज़्यादा सामने कर सकते हैं उसी को कहते हैं संपीड़न। जैसे नमक को हम लोग दबा सकते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं, तेल को दबा सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, देखिए हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा हम लोग दबा सकते हैं, कोई भी गैस जो होता है उसको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, अब 17 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यौगिक लोहा जो है आयरन एक तत्व है, पीतल ये मिश्र धातु है, जल जो है देखिए जिस तरह हम लोग इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं ना H2O, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह जितना भी फॉर्मूला लिखा जाता है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह जो भी फॉर्मूला वाला होता है ये सारे यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तत्व मिले हुए हैं। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब उसको मिश्रण बोलेंगे, यौगिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, और तांबा भी तत्व है, यानी यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है, जल है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स पीतल किस धातु का मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है तांबा और जिंक, यानी कि ए वाला, ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, 19 नंबर में बोल रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जब कोई नया चीज़ बने या फिर अगर रंग बदलता है, स्वाद बदलता है, तो वो सब चीज़ में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जल का बर्फ बदलना, बर्फ में बदलना है भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, लेकिन यहीं अगर मोमबत्ती का जलना रहता तो फिर रासायनिक परिवर्तन होता, क्योंकि कोई भी चीज़ का जलने से धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो नया चीज़ होता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और लोहे के चूर्ण को बालू में मिलना तो ये भी भौतिक है। ठीक है, नया चीज़ कुछ नहीं बनता है, वही सब रहता है, तो वो भौतिक होता है। ठीक है, अब 20 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। ठीक है, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है Na2O। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजकता 2 है तो उसको सोडियम को दे दिया जाता है, और सोडियम का 1 है तो उसका 1 ऑक्सीजन को, तो इस तरह सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है। ठीक है,
अब 21 नंबर पे बोल रहा है फ्रेंड्स 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, ठीक है। तो देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। अगर हम लोग इसका मोलर द्रव्यमान निकालें, आणविक द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 18 ग्राम, ठीक है। यानी 1 मोल में है 18 ग्राम, ठीक है। जो फॉर्मूला से निकलता है द्रव्यमान वही 1 मोल का होता है। तो 18 ग्राम में अगर 1 मोल हो रहा है, 18 ग्राम में 1 मोल, तो हम लोग को पूछ रहा है कि 36 ग्राम में कितना मोल होगा। तो 36 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। 18 ग्राम में 1 मोल, तो 36 ग्राम में 2 मोल, ठीक है। यानी यहाँ पे आंसर जो 2 वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। अभी तो हम बताएं वैसे ही निकालना है C2 और H2। तो देखिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 और कार्बन है 2 गो, तो 2 × 12 करना होगा और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 2, मतलब यहाँ 12 दूनी 24 और 2 यानी कि 26 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे टॉमसन या थॉमसन जो भी लिखा हुआ रहेगा उन्होंने की है, ठीक है। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखिए परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना रहता है उसी को। अब यहाँ तो प्रोटॉन है नहीं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। तो 11 गो अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 गो ही होगा, तो परमाणु संख्या भी 11 ही होगा, ठीक है। और यही वाला अगर द्रव्यमान संख्या पूछ देता एटॉमिक मास, तब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते, ठीक है। जोड़ के 23 आता तो वो आंसर होता, ठीक है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, ठीक है। देखिए किसी तत्व के समान समस्थानिक में, समस्थानिक में पूछ रहा है, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है, जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ना, H11, H12 और H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इस तरह है ना 3। तो इनमें देखिए सबका परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या कब अलग होगा, जब न्यूट्रॉन का संख्या चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो क्या समान नहीं होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन समान नहीं होता है, तो यहाँ पे सही आंसर है न्यूट्रॉन। इसके बाद 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव का उदाहरण है। एक कोशिक मतलब जो एक कोशिका से बना है, तो अमीबा है एक कोशिका से बना हुआ, बाकी सब ज़्यादा कोशिका से बना है, इसीलिए हम लोग को दिख जाता है। अमीबा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि एक कोशिका से बना है, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। 27 नंबर में लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो देखिए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण, ठीक है। इससे बहुत सारा और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब चीज़ भी आप लोग को याद करना चाहिए। प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है, इस तरह से, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन में है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसको कहा जाता है परासरण, ठीक है। कोशिका जो होता है सेल, इसके बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोई चीज़ अगर जा रहा है तो वो कौन सा क्रिया से होता है, परासरण की क्रिया द्वारा, ठीक है। 29 में है, पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, ठीक है। शीर्ष कहने का मतलब है जहाँ पौधा बढ़ता है, तो जिस जगह बढ़ता है उस जगह विभोजी उत्तक रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ए वाला है वो करेक्ट होगा, ठीक है। 30 नंबर में देखिए, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। 31 नंबर में है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए श्वेत क्रांति किसको कहा जाता है, दूध के उत्पादन को, ठीक है। इस तरह पीली क्रांति होता है, हरित क्रांति होता है, जब फसल बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हरित क्रांति, जब दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो तो उसको श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल। तो देखिए रबी फसल क्या होता है, जो ठंडा के दिन में लगाया जाता है। तो यहाँ में से ठंडा के दिन में कौन लगता है, चना लगता है, ठीक है। बाकी बरसात में लगता है, ठीक है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन में, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। अगर हम लोग जीवों को वर्गीकरण कर रहे हैं उनका, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लक्षण हो सकता है, तो वो जो उसका कोशिका का संरचना है, ये ज़्यादा उसके लिए मूलभूत लक्षण होगा, ठीक है। अब 34 नंबर में है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। अब 35 नंबर में है, वेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। देखिए वेल को बहुत कोई मछली समझ लेते हैं, लेकिन वेल मछली नहीं है, ठीक है।
कोई वीडियो में हम देखें कि व्हेल को बताया गया है कि मत्स्य ग्रुप है, लेकिन मत्स्य नहीं है, ठीक है, मत्स्य नहीं है, व्हेल मछली नहीं है। व्हेल जो है स्तनपायी है। आप लोग का बुक में होगा, एनसीईआरटी बुक में आप लोग खोल के देख सकते हैं, जहाँ व्हेल छपा है उसके नीचे स्तनपायी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो व्हेल स्तनपायी है, व्हेल जो है मछली नहीं है, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ठीक है। तो वैश्विक उष्मन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये सूरज के गर्मी को पृथ्वी पर आने देती है और यहीं पर रोक के रख लेती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसी को कहा जाता है वैश्विक उष्मन, ठीक है। 37 नंबर में है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा। देखिए, जल प्रदूषण अगर हो गया है, जल का प्रदूषण, तो क्या प्रभाव नहीं होगा। जल के तापमान में परिवर्तन, ये तो हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, हैजा, बीमारी तो होगा ही, जल खराब होगा तो, जल में ऑक्सीजन की कमी, ये भी हो जाएगा, फेफड़े संबंधी रोग ये नहीं होगा, ये वायु प्रदूषण से होगा, जल के प्रदूषण से नहीं होगा, ठीक है। यानी ये डी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक मतलब जो नहीं फैले, और संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो नहीं फैलने वाला बीमारी कौन सा है, तो वो है रतौंधी, ठीक है। 39 नंबर में अब है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक, यहाँ लोग लिख दिया, यहाँ रोग लिखना चाहिए, ठीक है। दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है, तो देखिए दीर्घकालिक रोग यहाँ में से कौन वाला है, तो एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा तो टीबी, टीबी को क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है, क्षय रोग भी बोला जाता है। तो ये एक दीर्घकालिक रोग है, यानी बहुत दिन तक ये रोग रह जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो देखिए जीवाणु जो है वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।